हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। चलिए, आज एक काम करते हैं, हम लोग टोटल इनकम के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। एग्जाम में हर साल आता है, हर साल के हर टर्म आता है टोटल इनकम का क्वेश्चन। ठीक है। और हम लोग परेशान किस चीज में होते हैं कि भाई टोटल इनकम के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। टोटल इनकम का क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है ना। उस क्वेश्चन में खो जाते हैं, समझ में ही नहीं आता है कि कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ खत्म करें। फिर कहीं कहीं फंस जाते हैं, कभी भूल जाते हैं कुछ करना। तो टोटल इनकम का क्वेश्चन अगर बड़ा है तो मार्क्स भी तो ज्यादा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर बड़ा है तो सिंपल है, बिलीव मी, वो सिंपल है। आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन से कंपैरेटिवली सिंपल होता है। ठीक है। बड़ा जरूर है लेकिन सिंपल है। इसीलिए आपको अपना माइंड को थोड़ा सा रेडी करना है, प्रिपेयर करना है, पॉजिटिव बनिए। ठीक है। उसको कैसे अटैक करना है उसको सीखना है। ये नहीं कि डर करके यार छोड़ दो बाद में करेंगे। ठीक है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम लोग एक बहुत सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, समझ रहे हैं, या उसके चलते हम परेशान हो रहे हैं। इट्स जस्ट लाइक, जैसे एक समझ लीजिए कि हम लोगों को डोसा खाना है ना, मसाला डोसा, रवा डोसा, है ना। तो अगर हम लोग को डोसा खाना है तो तोड़ तोड़ के खाना है ना, इजंट इट। उसमें बहुत सारा कुछ है। उसमें क्या रहता है, उसमें आपका डोसा रहता है, उसके अंदर मसाला रहता है, कुछ कुछ और भी आप अगर उसमें ऐड कराए होंगे तो वो सब रहता है। तो सबको क्या करना है, अलग अलग कंसिडर करके एक छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ना है और उसके बाद इंजॉय करते हुए खाना है। चटनी भी रहता है ना, सांबर भी रहता है। तो सब के सब चीज को कैसे मिक्स करें, कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ें और कैसे आगे प्रोसीड करें और इंजॉय करते हुए खाएं, ये हम लोगों को सीखना है यहाँ पर। टोटल इनकम क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप सारा का सारा चैप्टर पढ़ लें, तभी इस वीडियो को देखें, है ना। ये नहीं कि भाई आपका सारा चैप्टर्स हुआ नहीं है और आप इस वीडियो को देखेंगे तो डेफिनेटली आपका जब रिवीजन नहीं हुआ है और आप वीडियो को देखेंगे तो फंसेंगे ही फंसेंगे। इज दिस क्लियर। तो इसीलिए प्लीज आप इसको देखने से पहले क्या कीजिए, पूरा का पूरा पांचों हेड एज वेल एज डिडक्शन, सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड, ये सब आप कर लीजिए। उसके बाद इस पर्टिकुलर चैप्टर को ट्राई कीजिए और इससे क्वेश्चन आना ही आना है, या तो एक फुल फ्लेजेड या छोटा छोटा भी। एक से ज्यादा इनकम को अगर कंसिडर करके बनाना है तो ये हो गया आपका टोटल इनकम का क्वेश्चन, है ना। तो हम लोगों को इसको कैसे डील करना है तो मेरा सजेशन है कि आप सबसे पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, वो तो हमेशा पढ़ते ही हैं। ठीक है। उसके बाद जब भी सॉल्व करेंगे, मेरा सजेशन है कि आप उसको जिस एक्सक्यूज मी, जिस ऑर्डर में अपना पांचों हेड है ना, उसी ऑर्डर में सॉल्व कीजिए। और एक जब हेड को देख रहे हैं तो दूसरे हेड को दिमाग मत लगाइए। मतलब क्या, पहले सैलरी सॉल्व कर लीजिए। ठीक है। फिर आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाइए। फिर आप पी जी बीपी में जाइए। फिर आप कैपिटल गेन में जाइए। फिर आप लास्ट में आई एफ ओ एस को कंसिडर कीजिए। फिर आप जब आगे बढ़ेंगे तो फिर आप डिडक्शंस को देखिए। फिर आप नेट इनकम निकाल लेंगे। उसके बाद में फिर लास्ट में आप क्या करेंगे, एट द लास्ट आप जाएंगे किसके लिए, आप जाएंगे टैक्स लाइबिलिटी के लिए। मतलब यू नीड टू मेंटेन दिस ऑर्डर। अगर आप नहीं करेंगे कंफ्यूज होंगे। हम बोलते हैं ना, क्वेश्चन में सब हेड होगा, सारे हेड्स के इंफॉर्मेशन होंगे, लेकिन आपको क्या करना है, आपको उसको एक एक हेड को एक बार में पिक करना है और जाना है। तो पहले कौन सा हेड पिक करें, भाई जैसे पढ़े हैं वैसे ही पिक करें, है ना। सेक्शन 15 में सैलरी है। ठीक है। फिर 22 में आई एफ ओ एस, सॉरी हाउस प्रॉपर्टी है। फिर 28 में तो पीजीबीपी है। तो ऐसे ही करके ना आगे बढ़े। तो उसी हिसाब से आप आगे बढ़े, समझ रहे। एक हेड जब देख रहे हैं तो दूसरा कोई हेड दिमाग ही मत लगाइए। डिडक्शन जब देख रहे हैं तो बाकी कुछ नहीं। तो आपको तभी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर पाएंगे, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, पहला। दूसरा क्या है, ये पांचों हेड में
जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको क्वेश्चन को एक दो बार देखना पड़े, तो डरिए मत, है ना। आप डेफिनेटली एक बार क्वेश्चन रीड करेंगे कब, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, उसके बाद में जब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उसको सॉल्व करते समय भी आप क्या कीजिए, क्वेश्चन को गो थ्रू कीजिए, है ना, ठीक है, 2-3 टाइम्स। तो आप क्वेश्चन को गो थ्रू कीजिए 2-3 बार। क्यों भाई? क्योंकि कुछ छूटे नहीं, है ना। 2-3 बार क्वेश्चन को गो थ्रू कीजिए, देखिए आपका सारा का सारा कुछ सेटल हो जाएगा। तो बस, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यही है। आप टुकड़े टुकड़े में तोड़िए, हेड वाइज टुकड़ा हो गया, है ना, डिडक्शंस एंड फिर टैक्स लाइबिलिटी एक प्रॉपर ऑर्डर में। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय एक तो पहले रीड कर लेना है, फिर बाद में सॉल्व करते समय 2-3 बार हो सके तो रीड कीजिए कि कोई छूटा तो नहीं, बस बन जाएगा आपका क्वेश्चन। बात समझ रहे हैं? बस यही है और कुछ नहीं है। चलिए हम लोग एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि भाई हमसे बनता है कि नहीं क्वेश्चन टोटल इनकम का। आइए, तो चलिए, हमारे पास 2-3 क्वेश्चंस है और ये सारा क्वेश्चंस आपके पुराने एग्जाम्स में आए हुए हैं, पुराने भी बहुत पुराने नहीं। ये नवंबर 2019 का एग्जाम का है जिसमें 14 मार्क्स का है, ठीक है। मई 2019 का 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ये आपका मई 2018 का 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एक या दो क्वेश्चन आज बनाते हैं, ठीक है, और बना करके इसको डिस्कस करते हैं कि भाई कैसे हम लोग सॉल्व करें, सो दैट हम लोग परेशान नहीं हो इस पर्टिकुलर चैप्टर में। क्लियर है? आइए, तो हम पढ़ते हैं एक बार ध्यान से। चलिए मिल करके पढ़ते हैं हम लोग सब, आप भी ध्यान दीजिए। ठीक है। बाय द वे, क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसका लिंक आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास है यहाँ पर क्वेश्चन। आइए एक बार हम लोग देखते हैं। तो मिसेस मितुल, रेसिडेंट इंडिविजुअल, एज 63 ईयर्स, इसको तो एकदम अंडरलाइन कर दीजिएगा जब सॉल्व कीजिएगा तो। क्यों? क्योंकि इससे टैक्स लाइबिलिटी क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। इज अ क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, शी रन्स, तो मिसेस मितुल जो है डॉक्टर है शायद, शी रन्स हर ओन क्लिनिक। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ मिसेस मितुल फॉर द ईयर एंडिंग March 31st 2020 इज एज अंडर, है ना। पहले इनकम देखते हैं। कंसल्टेशन फी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, सैलरी रिसीव फ्रॉम ट्रू केयर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, इसका मतलब ये प्रैक्टिस भी कर रही हैं और साथ ही साथ कहीं जॉब भी कर रही हैं, एक अमाउंट मिल रहा है सैलरी का, ठीक है। ये सैलरी हेड में जाएगा, ये बिजनेस प्रोफेशन हेड में जाएगा। फिर रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी 10,000, this is fully taxable, this will come under the head income from other sources। तो चार हेड का तो इंफॉर्मेशन यही सामने में दिख रहा है, ठीक है। चलिए, सैलरी टू स्टाफ, डिडक्शन होगा आपका कंसल्टेशन फी से, पीजीबीपी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी, कन्वेयंस एक्सपेंसेस भी, पावर एंड फ्यूल भी, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन फॉर सन। एक मिनट रुकते हैं। हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट है वो प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन में नहीं जाएगा, रैदर ये इंटरेस्ट का आपको डिडक्शन मिलेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। अग्री? दूसरा है आपका क्या, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन फॉर सन, ये इसका डिडक्शन आपको मिलेगा 80E में, ई फॉर एजुकेशन। तो उस केस में आप बच्चों को पढ़ाई कराने के लिए जो लोन लेते हैं उसका डिडक्शन आपको मिलता है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं उसका 8 ईयर्स तक, तो ये आपका 80E में डिडक्टेबल है। फिर अमाउंट पेड टू साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन अप्रूव्ड एंड नोटिफाइड अंडर सेक्शन 35, ओके। ये तो प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन में डिडक्टेबल होता है, और वो भी कुछ ऐसा बोला नहीं कि स्टैटिस्टिकल रिसर्च है, सोशल रिसर्च है ना। तो उस केस में इस पर 150% का डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। तो अपेरेंटली देख करके समझ में आ रहा है कि वी हैव 4 हेड्स इनकम एंड देन देर आर सम एडजस्टमेंट्स आल्सो। तो लेट अस गो फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। आप बोलेंगे अरे क्वेश्चन इतना बड़ा है, एक पेज का तो क्वेश्चन है, और अगर एग्जामिनेशन का शीट हो जाएगा तो शायद 2.5-3 पेज का होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिलीव मी भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन रहता है जब इनकम, टोटल इनकम का क्वेश्चन होता है। बस प्रॉब्लम यही है कि इट्स जस्ट लाइक हैविंग लाइक रोटी, मतलब
आपको मिल गया एक बड़ा सा रोटी और वो आप एक बार में खाने का कोशिश कर, कैसे खाएं? तोड़ तोड़ करके खाइए ना, कुछ नहीं है। और अभी तो डोसा खाए, कितना मजा है। ठीक है, वैसे इसमें भी मजा आएगा। तो अभी देखते हैं क्या। शी इज working part-time with True Care Hospitals Private Limited. Her salary details are as under: basic pay 13,000, transport allowance 2,000। ओके, तो बेसिक तो टैक्सेबल होगा ही, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी अब पूरा का पूरा टैक्सेबल है विदाउट एनी डिडक्शन, है ना। तो ये पूरा 15,000 रुपये टैक्सेबल होगा सैलरी एड में। हाँ, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, इन सब का कोई एग्जेम्पशन या डिडक्शन नहीं है। फर्दर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920, her son had undergone a medical treatment. The True Care Hospitals Private Limited, ट्रू केयर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो उसका जो सन है, ही हैज गॉन अंडरगॉन अ मेडिकल ट्रीटमेंट इन द सेम हॉस्पिटल वेयर शी इज वर्किंग। तो उस केस में ये तो आपका टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट एम्प्लॉयर के ही हॉस्पिटल में मिलता है, तो उस पर टैक्स नहीं लगता है। क्लियर है? फिर क्या, the hospital would have charged a sum of rupees 60,000 for a similar treatment to unrelated patient। कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिस अमाउंट इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज सैलरी। भाई बोल दिया गया इनकम टैक्स में, इसीलिए इस पर टैक्स लगेगा ही नहीं, तो सैलरी में लेंगे ही नहीं, है ना। इसके बारे में नीचे नोट लिख देंगे। इज दिस क्लियर? माई सजेशन इज आप हर एक चीज का नीचे नोट लिखिएगा। ठीक है, जो भी सॉल्यूशन सॉल्व कीजिएगा उसमें जैसे ये सब चीज आता है, इफ दैट इज एग्जेम्प्टेड और दैट इज नॉट टैक्सेबल, ठीक है, एग्जेम्प्टेड होगा तो डेफिनेटली वहां पर इनकम को लेकर के नीचे लिख देंगे एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन दिस। सेक्शन याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा रहे लिख दे तो। और अगर कोई चीज इनकम नहीं है, दैट दैट लाइक ये जो अमाउंट है दिस इज नॉट एन इनकम, तो इन दैट केस यू नीड टू गिव अ नोट फॉर दिस। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं। शी ओन्स अ रेसिडेंशियल हाउस, ग्राउंड फ्लोर ऑफ द हाउस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय हर, while first floor has been rented out since 1/10/2019। बहुत बदमाश होता है ये सब पॉइंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए एक ही मकान है, आधा तल्ला आप खुद यूज कर रहे हैं अपने रहने के लिए, और आधा तल्ला आप किस चीज को दिए, लेट आउट किए, है ना, किसी पर्सन को लेट आउट किए। लेकिन भाई लेट आउट भी किए तो बंदा कब से कर रहा है, 1/10/2019। दैट मीन्स अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ओनली फॉर 6 months दे हैव लेट इट आउट टू अ टीनेंट। ठीक है, तो इसीलिए एवरीथिंग इंटायर थिंग शैल बी कंसिडर्ड फॉर 6 months, है ना यहाँ पर। ठीक है, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस वाज स्टार्टेड ऑन 1/4/2019 एंड वाज कंप्लीटेड ऑन 30/9/2019। ओके, तो बिल्डिंग क्या है, रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है, इट्स नॉट कंस्ट्रक्शन, रादर इट इज रिकंस्ट्रक्शन, है ना। एंड द प्रोसेस कंटिन्यूड फॉर 6 months। द मंथली रेंट इज रुपीज 10,000। ठीक है, तो 10,000 इंटू 60,000 रुपीज हम लोग का रेंट होना चाहिए, तो वी मस्ट हैव रिसीव 60। अरे, इधर रेंट रिसीव तो 78,000 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वी हैव नोटिस समथिंग, है ना। आइए आगे पढ़ते हैं। द मंथली रेंट इज रुपीज 60,000। द tenant also pays rupees 3,000 per month as power backup charges। ओ, 6 महीने का 18,000 हो गया ये। तो 18,000 प्लस 60,000 टोटल मिलाकर के 78,000, जो कि हम लोग को वहां ट्रायल बैलेंस हुआ, सॉरी आपके उधर स्टेटमेंट में दिख रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। She took a housing loan of rupees 12 lakh on 1/4/2019। ठीक है, बत्ती जल जाना चाहिए। अरे हाउसिंग लोन लिया यार 1/4/2019 को, फॉर व्हाट पर्पस, फॉर रिकंस्ट्रक्शन पर्पसेस। वेट कीजिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए अगर हाउसिंग लोन होता है और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए होता है, तो उसमें सिर्फ 30,000 का डिडक्शन मिलता है ना। कंस्ट्रक्शन के लिए हो, परचेज के लिए हो, ठीक है, 1/4/2099 के बाद लिया गया हो तो वो सब कंडीशंस जो हम लोग पढ़े थे, वो सब कंडीशंस फुलफिल होगा तो 2 लाख रुपया तक का डिडक्शन मिल सकता है। अदरवाइज सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन पर सिर्फ 30,000 तक का ही डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन फॉर द पीरियड 1/4/2019 to 30/9/2019 was rupees 60,000, and for the period 1/10/2019 to 31/3/2019 was 40,000।
no problem. It's not a pre-construction period interest because the entire interest is related to the same year, है ना? तो इसीलिए ये सारा का सारा इधर ही आएगा और कंस्ट्रक्शन थोड़ी हो रहा है, ये तो सिर्फ रिपेयरिंग एंड रेनोवेशन हो रहा है। गॉट इट? तो 60,000 रुपया और 40,000 रुपया बोथ दी अमाउंट विल बी डिडक्टेबल। ठीक है, लेकिन ये इंटायर प्रॉपर्टी के लिए है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको दो भाग में डिवाइड करना पड़ेगा। इस 1 लाख को 50,000 इज रिलेटिंग टू द लेट आउट पोर्शन एंड रिमेनिंग 50,000 टू द सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन। For self-occupied portion, there will be a deduction of rupees 30,000 only because the amount of loan was not borrowed for construction or purchase of the property. समझ में आ रहा है? चल आगे बढ़ते हैं। During the year, she also paid municipal taxes for the financial year 18-19 5,000 and for 19-20 5,000. That means total municipal taxes paid by her during the previous year is rupees 10,000, है ना? तो भाई डिडक्शन कैसे मिलता है? डिडक्शन मिलता है म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय द एसएससी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो इंटायर अमाउंट इज qualifying, but 50% is relating to because that is the house has 2 floors, है ना? ग्राउंड फ्लोर इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो उस केस में ग्राउंड फ्लोर का जो म्यूनिसिपल टैक्स है उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा और फर्स्ट फ्लोर का डिडक्शन यू कैन क्लेम। तो सिर्फ 5,000 रुपया का डिडक्शन हम लोग को मिलेगा। टोटल मिला के 10,000 पे किए, बट आधा पोर्शन का डिडक्शन हम लोग को मिलेगा। तो देखिए दूसरा पॉइंट में सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड के बारे में बात, मतलब सॉरी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के बारे में बात किया गया, तो हम लोग उसी के हिसाब से चलेंगे, देखेंगे। आधा में हम लोग रह रहे हैं, आधा लेट आउट करके किसी और को रहने को दिए, है ना? तो ये हाउस प्रॉपर्टी का है। उसके पहले वाला पॉइंट सिर्फ सैलरी का था। थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या है। Other information. Conveyance expenses include a sum of rupees 12,000 incurred for conveyance of house to True Care Private Limited and vice versa in relation to her employer. Okay. तो 12,000 रुपया जो है कन्वेंस एक्सपेंसेस का, वो क्या चीज के लिए? ऑफिस से घर, घर से ऑफिस आने के लिए है, और वो ट्रू केयर से रिलेटेड है, तो उसका सैलरी हेड में कंसिडर करो आप, ना कि बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में। और सैलरी में इसका कोई डिडक्शन हम लोग को नहीं मिलेगा क्योंकि ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल। और मिला कितना है कितना कन्वेंस एक्सपेंस? 24,000। तो आउट ऑफ 24,000, 12,000 is relating to your salary, relating to salary head। तो उस केस में इसको छोड़ दीजिए, बिजनेस एंड प्रोफेशन में इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, एंड सेकेंड चलते हैं। फिर पावर एंड फ्यूल एक्सपेंसेस इंक्लूड अ सम ऑफ रुपीज 6,000 फॉर जनरेटर फ्यूल फॉर प्रोवाइडिंग पावर बैकअप टू टीनेंट। ओके, उधर टीनेंट से 3,000 रुपीज करके ले रहे थे ना, है ना? तो 3,000 करके 18,000 तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। सिर्फ बिल्डिंग के लिए जो हम लोग को रेंट मिलता है और लैंड अपॉर्टिनेंट देयर टू, उसके लिए जो रेंट मिलता है वही हम लोगों का हाउस प्रॉपर्टी में जाता है। बाकी और किसी भी चीज के लिए मिला हुआ रेंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। तो 3,000 इंटू 12, 18,000 रुपीज हम लोग रिसीव कर रहे हैं, जो कि रिलेटेड है किससे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से। तो उसमें से 6,000 हमने पे कर दिया, तो हम लोग का 12,000 रुपीज ही टैक्सेबल होगा वहां। तो रहा बात बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में, हम लोगों ने पावर एंड फ्यूल पर 24,000 का एक्सपेंसेस इनकर किया है, जो ऊपर दिख रहा है। आउट ऑफ दैट 6,000 इज रिलेटिंग टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो फिर बाकी का जो हम लोगों का एक्सपेंस होगा वही बिजनेस एंड प्रोफेशन में डिडक्टेबल होगा। ठीक है, तो क्या है इसमें, जब आप पढ़ेंगे तो आप एक काम कीजिएगा कि भाई कन्वेंस में भी कुछ एडजस्टमेंट है वहां टिक कर दीजिए, पावर एंड फ्यूल में भी कुछ एडजस्टमेंट है वहां टिक कर लीजिए। ठीक है, तो उसको उन दोनों को जब आप डिडक्ट करेंगे तो सोच करके डिडक्ट करेंगे, स्ट्रेट अवे डिडक्ट नहीं करेंगे, है ना? उसमें से कुछ पोर्शन का एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं।
Administrative expenses include a sum of rupees 10,000 paid as municipal taxes for her house. तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है उसमें 10,000 रुपया क्या चीज के लिए है? म्यूनिसिपल टैक्सेस के लिए जो उसके हाउस का है। ओके, डिस्कस तो किए थे 5,000 और 5,000 रुपया, ये तो ऊपर ही है। 5,000 रुपया हम लोग म्यूनिसिपल टैक्सेस का पेमेंट किए हैं ड्यूरिंग द ईयर 2 सालों का, तो 10,000 रुपया हुआ। ये 10,000 रुपया इधर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में इंक्लूडेड है, 2,90,000 का है ना। तो इसमें से 10,000 इज रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड सॉरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो बाकी 280 ही प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन में डिडक्टेबल होगा। बात समझ में आया? चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या। क्लिनिक इक्विपमेंट डिटेल्स आर, क्लिनिक में भी कुछ इक्विपमेंट्स उन्होंने रखा है पेशेंट को चेक करने के लिए एंड ऑल। ओपनिंग WDV of clinic equipments as on 1/4/2019 was rupees 1 lakh, and fresh purchases made on 28/8/2019 rupees 25,000 which was paid in cash. तो इधर तो हम लोगों को बेवकूफ बनाने का कोशिश कर रहा है ना भाई। हम अगर कोई भी एसेट खरीदते हैं, डेप्रिशिएबल एसेट खरीदते हैं, तो इन दैट केस उस पर डेप्रिशिएशन तभी मिलेगा जब उसको हम अकाउंट पे चेक या फिर अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट या फिर एक्सेप्टेबल इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट करेंगे। अगर नहीं करते हैं, ये सब नहीं होता है, तो फिर हम लोग को डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो हमने, हाँ, 10,000 का थ्रेशोल्ड लिमिट है, तो हमने तो 25,000 का पेमेंट कर दिया, तो दिस अमाउंट इज नॉट क्वालिफाइंग, है ना। तो क्या करो आप इसको छोड़ दो, ठीक है। तो 1 लाख पर आपको डिप्रिशिएशन मिलेगा। चलिए, शी ऑल्सो पेड ट्यूशन फी ऑफ रुपीज 40,000 फॉर हर ग्रैंड डॉटर विच हैज बीन डेबिटेड टू हर कैपिटल अकाउंट। ओके, तो नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन PL। इन्होंने ग्रैंड डॉटर के लिए पढ़ने का खर्चा दिया, ट्यूशन फी दिया। भाई बच्चों के लिए जो ट्यूशन फी होता है ना, वो अलाउड होता है, डॉटर्स के लिए अलाउड, ग्रैंड डॉटर्स के लिए नहीं होता है, डॉटर्स के लिए होता है। तो ये क्वालिफाइंग नहीं है 80C में डिडक्शन के लिए। इसको भी हम लोग नीचे में लिखेंगे नोट के थ्रू, और इधर भी ये कैश वाला भी लिखेंगे नोट के थ्रू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। She availed a loan of rupees 8 lakh from bank for higher education of her son. She repaid principal of rupees 50,000 and interest of rupees 26,000 during the previous year 1920. ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया भाई, 26,000 रुपया का इंटरेस्ट पेमेंट किया। तो 80E में इंटरेस्ट का जो डिडक्शन मिलेगा 26,000 का अलाउड है। खैर, रीपेमेंट ऑफ लोन, एजुकेशनल लोन का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है, इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा जो हमको चाहिए। तो ये 80s का है। ये आपका क्या है, ये आपका, अगर हम बात करें तो हम लोग जब इसको पढ़ रहे थे, है ना, तो हम लोग कुछ कुछ टिक करते चलते तो ज़्यादा अच्छा होता। जैसे क्या, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर जाएं तो हम लोग का क्या क्या चीज़ में जब पढ़ रहे थे तभी टिक कर देना था कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना, कन्वेंस में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, पावर एंड फ्यूल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जो हम लोगों को अपेरेंटली देख करके लग रहा है। तो उधर डिडक्शन लेते समय वी नीड टू टेक केयर ऑफ दीज आइटम्स, ठीक है। एंड देन ये जो इंटरेस्ट है ना 26,000 रुपए का, उसका तो 80s में है डिडक्शन, तो हम लोग उसको 80s में यहाँ पर कंसिडर करेंगे। आपको अगर लिखना है ना तो भी आप पढ़ते समय लिख सकते हैं 80 है, ठीक है। तो उस केस में 80C है, मिलेगा नहीं, ऑल्दो मिलेगा नहीं डिडक्शन, बट है उससे रिलेटेड, और ये 80E है, तो ये 80s से रिलेटेड है। तो हम लोगों को अभी इसको नहीं देखना है, बाकी सब बिजनेस एंड प्रोफेशन और दूसरे हेड से रिलेटेड है, तो हम लोग को उन सबको देख, ठीक है। तो चलिए, हमने क्या किया, एक बार तो क्वेश्चन पढ़ लिया, धीरे धीरे ही पढ़ रहे थे, परेशान नहीं होने का। तो एक बार क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए, अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो माय सजेशन इज यू नीड टू कंसिडर इनकम हेड वाइज। तो पहले सैलरी लेंगे, फिर आप रेंटल इनकम ले लेंगे, हाउस प्रॉपर्टी, फिर आप बिजनेस एंड प्रोफेशन ले लेंगे, कैपिटल गेन है नहीं, फिर आप डिविडेंड मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ले लेंगे। चलिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को बनाना। आइए फ्रेश पेज ले लेते हैं, ठीक है। चलिए,
तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटेशन computation of total income and tax liability of मिसेस, क्या नाम था मैम का, मितुल, है ना, मितुल। निकालना क्या क्या है भाई, देख लेते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट है टोटल इनकम एंड नेट टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। ठीक है, तो मिसेस मितुल का हम लोग फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21, चलिए ठीक है। अभी ये हम लोगों का फाइनल हो गया, ये इनर कॉलम हो गया, है ना। आइए, सबसे पहला हेड है सैलरी, ठीक है, सैलरी इनकम। तो ले लीजिए बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितना है, अभी जब सैलरी हेड का इंफॉर्मेशन देखेंगे ना, तो फिर और कोई हेड में मत जाइए, है ना। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एक बार तो पढ़ ही चुके हैं, और फिर हम लोग ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन को और उसको कंसिडर करते हैं। तो सैलरी इन्होंने रिसीव किया है 1,80,000, बट द मैटर इज 1,80,000 का सैलरी इन्होंने रिसीव किया है, बट द मैटर इज कि भाई इनको जो सैलरी मिला है वो मिला है बेसिक 13,000 पर मंथ, और ट्रांसपोर्ट अलावेंस 2,000, और हॉस्पिटलाइजेशन का चार्जेस है 60,000। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक सैलरी ले लेंगे 13,000 इंटू 12, ठीक है। चलिए आप जल्दी से इसको टोटल कीजिए, हम 1 मिनट कैलकुलेटर लेकर के आते हैं। चलिए 13,000 इंटू 12, 1,56,000। उसके बाद में फिर क्या जाएंगे, ट्रांसपोर्ट अलावेंस, दिस इज ऑल्सो फुल्ली टैक्सेबल, ट्रांसपोर्ट अलावेंस 2,000 इंटू 12, दिस इज 24,000, है ना। और रहा बात मेडिकल एक्सपेंस, इसके लिए हम एक वर्किंग नोट नंबर 1 लिख देंगे, यहां पर नहीं कंसिडर कर रहे, ठीक है। बस यही चीज है और कुछ नहीं है। तो आ जाएगा ग्रॉस सैलरी, तो ये हो गया 1,80,000। क्लियर है, प्रेजेंटेशन देने का है, ऐसा नहीं है कि भाई प्रेजेंटेशन आप नहीं दें, इट शुड बी अ वेरी फॉर्मल लाइक स्टेटमेंट, है ना। तो यू नीड टू गिव ईच एंड एवरी आइटम, ठीक है। जिधर जिधर आने का है उधर उधर दीजिए उन सबको। देन गो फॉर स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a), ठीक है। तो उस केस में 16(1)(a) में 50,000 रुपए तक का फ्लैट डिडक्शन आप यहाँ क्लेम कर सकते हैं। तो जो नेट टैक्सेबल सैलरी होगा दैट इज 1,30,000 इस हेड का। क्लियर है, तो आपका टैक्सेबल सैलरी निकल गया हेड का, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग दूसरे हेड में जाएंगे, दूसरे हेड को ध्यान से देखेंगे, एंड दैट हेड इज
प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। उधर ज्यादा परेशान नहीं होना। नहीं नहीं, अभी तो इसमें तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी है ना, ठीक है, तो उसी को देखेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग को उछला कूदी करना है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यू हैव रिसीव्ड रेंट ऑफ ₹78,000 विद द डिटेल्स गिवन हियर। ठीक है, तो यू नीड टू गो फॉर दीज इंफॉर्मेशन वंस अगेन सो दैट कि नथिंग शुड बी लाइक इग्नोर्ड और लेफ्ट एनीवेयर। है भाई, अगर इग्नोर हो गया गड़बड़ हो जाएगा। तो नाउ लेट अस मूव फॉर द सेकेंड हेड। It is income from house property। ठीक है, आपका यहाँ पर दो पोर्शन है हाउस प्रॉपर्टी का, एक है सेल्फ ऑक्यूपाइड और एक है लेट आउट पोर्शन। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ दो कॉलम्स बना लेते हैं। ठीक है, हम दो कॉलम्स बना रहे हैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन के लिए, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए और एक लेट आउट के लिए। ठीक है, चलिए ये लिख देते हैं यहाँ पर सेल्फ ऑक्यूपाइड, ये लिख देते हैं लेट आउट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेक गैप। गैप मतलब एग्जाम में लिखना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, तो टेक ग्रॉस एनुअल वैल्यू सेल्फ ऑक्यूपाइड का नील, लेट आउट का यू हैव रिसीव्ड 78,000 रुपीज बट 60,000 इज रिलेटिंग टू व्हाट, योर हाउस प्रॉपर्टी हेड। 18,000 इज फॉर जनरेटर, है ना, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। नाउ अभी गैव में अब आपको डिडक्शन देना है म्युनिसिपल टैक्सेस पेड by the SSE during the year। तो SSE has paid municipal tax of ₹10,000, है ना, 5,000 relating to the current year and 5,000 for earlier year। तो उस केस में 10,000, but 10,000 is for the entire property, है ना, तो divided by 2 कर देंगे। 5,000 is related to self occupied portion and बाकी का 5,000 is for let out portion। For self occupied you are not going to get any deduction except interest on borrowed capital, तो इसीलिए इधर कुछ भी नहीं, and इधर 5,000 का डिडक्शन ले लीजिए। नाउ यू हैव नेट एनुअल वैल्यू, दिस वन इज nil and here it is 55,000। 55,000 बात समझ में आ रहा है ना। अभी हम क्या करेंगे, इसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन लेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन, है ना, एट द रेट ऑफ 30% ऑफ NAV, है ना, दिस इज अंडर सेक्शन 24A। ठीक है, याद रहा वेल एंड गुड, नहीं याद रहा छोड़ दीजिए। ठीक है, क्या याद तो रहेगा ही भाई पक्का, इतना बार हम लोग डिस्कस किए। ये नहीं मिलेगा इसका 30%, तो 55,000 का 30% कम्स टू 16,500। तो टेक दिस 16,500, डिडक्ट इट हियर, एंड देन दूसरा डिडक्शन क्या है, दैट डिडक्शन इज interest on borrowed capital। तो we have paid an interest of ₹1 lakh, याद है, आइए एक बार पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ पर क्या, she took a housing loan of ₹12 lakh on 1/4/2019। interest on housing loan for the period 1/4/2019 to 30/9/2019 was ₹60,000, and for the period 1/10/2019 to 32 to 31/3/2020 was ₹40,000। Since entire interest is relating to the current year, the whole amount is a qualifying amount, है ना। बट 1 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट है 50,000 आएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए, 50,000 आएगा डीम टू बी लेट आउट के लिए। लेकिन ये जो डीम की, सॉरी, लेट आउट के लिए, तो ये जो लोन है ये रिकंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए लिया गया है, इसलिए सेल्फ ऑक्यूपाइड में इंटरेस्ट का डिडक्शन मैक्सिमम 30,000 ही मिलेगा। तो टेक 30,000 यहाँ, लेकिन अपने कितना का ले लेंगे, 50,000। नाउ व्हाट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इधर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वुड बी 30,000 नेगेटिव, है ना। थोड़ा सा दिक्कत है मेरे को, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कॉपी में लिखने में। 30,000 नेगेटिव, और यहाँ कितना होगा, टेक दैट,
ठीक है, यहाँ कितना होगा, यहाँ पर होगा भाई 55,000 है, माइनस 16,500 एंड माइनस 50,000। हियर इट इज नेगेटिव 11,500। ठीक है, दोनों को अगर मिला दें तो नेगेटिव 11,500 और नेगेटिव 30,000 कम्स टू नेगेटिव 41,500। ठीक है, चलिए मेरा इधर लिखने में प्रॉब्लम होता है क्योंकि वहां पर कुछ और इंफॉर्मेशन है, तो आई एम राइटिंग इट हियर, बट आप इसी के सामने लिखे नेगेटिव 41,500। तो क्या है, मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में लॉस आ गया। दिस लॉस कैन बी एडजस्टेड विद सैलरी इनकम, इट कैन बी एडजस्टेड विद एनी हेड्स इनकम, है ना, बट हाँ याद रहे मैक्सिमम ₹2 लाख, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो आप इसको आराम से एडजस्ट कर सकते हैं दूसरे हेड के इनकम से। क्लियर है, चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। हाउस प्रॉपर्टी भी हो गया, अब बिजनेस एंड प्रोफेशन। यस, इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन करने का रहेगा हम लोगों को, है ना। ये हेड ही थोड़ा सा बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में जाएंगे, फिर अदर सोर्सेज हेड में जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अब हम सी में जा रहे हैं। सी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ, शॉर्ट में लिखते हैं प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, पीजीबीपी। ठीक है, पीजीबीपी। तो पीजीबीपी हेड में जा रहे हैं, तो कैसे जाएं बताइए भाई। तो पीजीबीपी हेड में जब जा रहे हैं तो यहां से देखना है हम लोगों को कि व्हाट इज आवर पोजीशन। तो हम, मेरे पास एक उपाय है कि हम नेट प्रॉफिट ले लें। नेट प्रॉफिट में जो जो ऐड लेस करना है वो बैक कैलकुलेशन करके ऐड लेस कर दें, या फिर हम सीधे बिजनेस इनकम या प्रोफेशनल इनकम लें, उसमें से बिजनेस और प्रोफेशनल एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर दें। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में इट इज बेटर टू कंसिडर कंसल्टेशन फी, बिकॉज देयर आर मेनी आइटम्स एक्चुअली, है ना, रिलेटिंग टू अदर हेड्स इनकम या फिर अदर लाइक 80s। तो उस केस में ज्यादा मेहनत उधर करना होगा। So I am taking straight away consultation fee because these are to be considered separately in different heads। और consultation fee सबसे पहले consider करते हैं। Now deduct items which are expenses under the head profit and gains of business and profession। तो चलिए जल्दी से हम लोग लेकर के चलते हैं, कंसल्टेशन फी को सबसे पहले कंसिडर करते हैं। ठीक है, कंसल्टेशन फी इन द इनर कॉलम इट इज 12 लाख। बेटा कि इधर भी एक इनर कॉलम में खींच देते हैं इस हेड के लिए। ठीक है, 12 लाख। अब इसमें से एक्सपेंसेस का डिडक्शन लेना स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, पहला एक्सपेंस क्या है, सैलरी टू स्टाफ। देयर इज नो एडजस्टमेंट एक्चुअली, तो डिडक्ट द इंटायर सैलरी, सैलरीज टू स्टाफ 1,20,000। ठीक है, फिर है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। नीचे कुछ लिखा था एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूड अ सम ऑफ ₹10,000 पेड एज म्युनिसिपल टैक्स फॉर अ हाउस। तो इन दैट केस दिस अमाउंट वी हैव डिस्कस्ड एक्चुअली इन हाउस प्रॉपर्टी। इधर हम लोग कंसिडर कर लिए म्युनिसिपल टैक्स को। ठीक है, तो हियर वी नीड टू टेक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, but out of 2,90,000 deduct 10,000 relating to other head, तो only 2,80,000 shall be deductible। ठीक है, तो चलिए हमने वो भी डिडक्ट कर दिया। फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट आइटम इज conveyance expense, but there is some adjustment here for conveyance also। Let us go for point number 8। Conveyance expenses include a sum of ₹12,000 incurred for conveyance from house to True Care Hospitals Private Limited, है ना, and vice versa। मतलब to and fro expense है relating to her employment, तो it is relating to salary है, तो not to be considered here। तो out of 24,000 का conveyance, आप देखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में conveyance 24,000 का है, we need to consider सिर्फ 12,000। तो take conveyance expense 24,000 minus 12,000, it is 12,000 to be considered in business and profession head।
Let us move for the next item now. Next item is power and fuel. इसमें भी adjustment. Power and fuel expenses include a sum of rupees 6,000 incurred for generator fuel for providing power backup to the tenant. तो टीनेंट को पावर बैकअप देना है, ठीक है। तो भाई टीनेंट तो हाउस प्रॉपर्टी हेड का है, और उससे अगर जनरेटर के लिए खर्च लेंगे तो अदर सोर्सेस का है। तो 6,000 इज नॉट टू बी कंसिडर्ड इन बिजनेस एंड प्रोफेशन, रादर 24 में सिर्फ 18,000 शुड बी कंसिडर। तो आइए यहाँ पर पावर एंड फ्यूल लेते हैं। पावर एंड फ्यूल कितना कंसिडर करेंगे? सिर्फ पावर एंड फ्यूल ये कंसिडर करेंगे 24,000 माइनस 6,000, 18,000, ठीक है ना। पावर एंड फ्यूल ले लिया, 18,000 रुपया का कंसिडर कर लिया। एक एक आइटम लेकर के चलिए ना। नेक्स्ट चलते हैं। अरे बाबा क्यों परेशान कर रहा है। चलो, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। हाउसिंग लोन हाउस प्रॉपर्टी हेड के लिए था 1,00,000 रुपया डिस्कस किए थे, जिसमें से कुछ डिडक्शन मिला था सेल्फ ऑक्यूपाइड का, कुछ लेट आउट का, कंसिडर हो चुका है, छोड़िए। इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन फॉर सन 80E में डिडक्टेबल है, छोड़िए। फिर क्या है? अमाउंट पेड टू साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन अप्रूव्ड एंड नोटिफाइड अंडर सेक्शन 35, ये इस हेड का है। क्या है इस हेड में? भाई साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर आप कुछ एक्सपेंस इनकर करते हैं, तो अगर खुद से साइंटिफिक रिसर्च करेंगे, इफ दैट इज रिलेटिंग टू योर बिजनेस, तो अलाउड होगा। लेकिन खुद से अगर नहीं करते हैं, किसी एसोसिएशन ये सबको देते हैं, तो वो भी अलाउड होता है, और वहाँ वेटेड डिडक्शन भी मिलता है ना। तो हम लोग को यहाँ पर वेटेड डिडक्शन मिलेगा, और वो भी 150% ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन मेड। तो 25,000 का डिडक्शन नहीं मिलेगा। डिडक्शन कितने का मिलेगा? 25,000 का 150%। तो आइए कंसिडर करते हैं। कंट्रीब्यूशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च 25,000 का 150%, ठीक है। तो 25,000 का 150%, इट इज 37,500, ठीक है। ये 37,500 रुपए का आपको डिडक्शन मिलेगा। क्लियर है? जबकि उधर 25,000 था, बट मिलेगा 37,500 का। डन। फिर आ गया नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो व्हाट आई फील, वी हैव कंसिडर्ड ऑल द आइटम्स रिलेटिंग टू बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड, ठीक है। नाउ इन द फर्स्ट पॉइंट सैलरी का डिटेल था, सेकेंड पॉइंट हाउस प्रॉपर्टी का डिटेल था, थर्ड पॉइंट ये था, ठीक है। और फिर पॉइंट थर्ड में भी ई एंड एफ जो है वो 80s से रिलेटेड है, एंड वी जस्ट ओह नहीं 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 नहीं, इधर डी में तो है कुछ। आइए पॉइंट नंबर डी को पढ़ते हैं ध्यान से। सी तक किया ना अभी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का हो गया। क्लिनिक इक्विपमेंट्स डिटेल, opening WDV of the clinic equipment as on 1/4/2019 was 1 lakh, and fresh purchases made on 28/8/2019 is 25,000 which was paid in cash। तो चलिए क्या होगा इधर? तो हम लोग क्या करेंगे? डेप्रिशिएशन लेंगे, डेप्रिशिएशन ऑन क्लिनिक इक्विपमेंट, ठीक है। 1 लाख का 15%, दिस इज 15,000। आप बोलेंगे अरे 15% कैसे? प्लांट एंड मशीनरी पर तो यही होता है ना। देखिए देर आर 3-4 बेसिक डिडक्शंस है ना टुवर्ड्स डेप्रिशिएशन की। रेट तो पहला रेट होता है भाई बिल्डिंग का कितना परसेंट? 10%। फर्नीचर एंड फिटिंग का 10%, प्लांट एंड मशीनरी का 15%, एंड इनटेंजिबल एसेट का 25%। ये सब रेट आपको नहीं देना, एग्जाम में नहीं देगा, है ना। बाकी का और जो कंफ्यूजन से रिलेटेड है वो सब भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। जैसे इसी साल अमेंडमेंट आया है ना कुछ कुछ रेट्स में भी, है ना। खैर वो अमेंडमेंट सेक्शन में हम लोग देखेंगे, अभी कंफ्यूज नहीं करते हैं आपको, ठीक है। तो आपको ये सब थोड़ा थोड़ा रेट्स बेसिक्स आपको याद रखना है।
चलिए डिप्रिशिएशन भी हो गया, मेरे ख्याल से अब सब कुछ बिजनेस एंड प्रोफेशन का हो चुका है। अब ये दोनों डिडक्शन से रिलेटेड है, बंद कीजिए। चलिए आप कैलकुलेट करके बताइए कितना हो रहा है। 12 लाख minus 1,20,000 minus 2,80,000 minus 12,000 minus 18,000 minus 37,500 minus 15,000, 7,17,500। एक बार जल्दी से देखिए कितना आ रहा है। हो गया, यही आ रहा है ना। चलिए जल्दी से ले लेते हैं, 7,17,500 हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर डी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसमें कौन सा इनकम है? पीएल में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाइए, कंसल्टेशन फी हो गया, सैलरी हो गया, रेंटल इनकम हो गया एंड डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनीज हो गया। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनीज 10,000, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनीज 10,000, तो ये टैक्सेबल है। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, दिस इज फुल्ली टैक्सेबल, और कुछ है नहीं तो क्यों बिना मतलब का और हम परेशान हो, है ना। चलिए जल्दी से आप इसको टोटल कीजिए। 1,30,000 में लेस कीजिए 41,500, फिर ऐड कीजिए 7,27,500। हमने दोनों को एक साथ ले लिया, है ना। जल्दी से निकालिए, देखिए कितना हो रहा है। हम्म 8,16,000, है ना। लेकिन हम एक चीज छोड़ दिए, देखिए क्या गड़बड़ की है, क्या गड़बड़ की है भाई। रेंटल इनकम जो था, आउट ऑफ दैट वी हैव कंसिडर्ड ओनली कितना, 60,000। बाकी का 18,000 रुपया क्या था? बाकी का 18,000 रुपया वॉज एक्चुअली क्या, जो हम 3,000 रुपीज ले रहे थे, दैट टीनेंट ऑल्सो पेज 3,000 पर मंथ एज पावर बैकअप चार्जेस। तो 3,000 इंटू 12, 18,000 rupees power backup charges है, out of which point number B, power and fuel expenses include a sum of 6,000 incurred for generator fuel for providing power backup to the tenant। तो ये 6,000 rupees उधर जाएगा, इसका मतलब ये गड़बड़ है, इसका मतलब ये गड़बड़ है। इसको हम लोग को ठीक करना पड़ेगा। We need to take both the items here, तो I am keeping it in the inner column। तो take this 10,000 here। Now consider what? Rent for generator, 18,000, 3,000 into 6, and then expenses incurred rupees 6,000, total is 12,000। Now ये क्या हो गया, 22,000। ठीक है, उधर हम गड़बड़ कर दिए थे, क्या लिए थे उधर, उधर अपने ले लिए थे सिर्फ 10,000, दैट वाज अ मिस्टेक, है ना। तो यहाँ पर 18,000 में क्या करना है, ठीक है ना। चलिए अभी जल्दी से बताइए क्या हो रहा है। नाउ टेक द टोटल, अब जल्दी से बताइए क्या हो रहा है। 1,30,000 minus 41,500 plus 7,17,500 प्लस 22,000, ठीक है। चलिए 8,28,000। मेरे पास इधर जगह नहीं है, दिस इज ग्रॉस टोटल इनकम। अब अपने जल्दी से डिडक्शन ले लेते हैं, है ना। यहाँ मेरे पास जगह नहीं है, आई एम चेंजिंग माई पेज। चलिए
अब हम लोगों का यहाँ पर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E। आप बोलेंगे 80C का भी तो मिलना चाहिए। अरे नहीं बाबा, वो ग्रैंड डॉटर के लिए है 80E। चलिए एक बार पढ़ते हैं, है ना। इधर क्या है, शी ऑल्सो पेड ट्यूशन फी ऑफ ₹40,000 फॉर हर ग्रैंड डॉटर। नहीं मिलेगा डिडक्शन। सन या डॉटर होता तो मिलता डिडक्शन, ये नहीं मिलेगा। हाँ, ये 80E मिलेगा। इंटरेस्ट पेड फॉर एजुकेशनल लोन, तो 26,000 का इंटरेस्ट का डिडक्शन अपने को मिलेगा। क्लियर है। तो चलिए इंटरेस्ट का डिडक्शन लेते हैं 26,000 का। तो हम लोगों का 8,28,000 था, उसमें 26,000 माइनस कर देंगे तो 8,02,000 होगा। दिस इज आवर नेट इनकम, है ना। अब उसके ऊपर या टोटल इनकम, तो इनकम टैक्स निकालेंगे अब हम लोग। इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम या नेट इनकम। चलिए अब हम नीचे टोटल लिए हैं, तो क्योंकि ऊपर भी हम टोटल लिए थे, है ना। तो 8,02,000 माइनस 5 लाख हो गया 3,02,000। इसका 20% ये हो गया 60,400। प्लस ये सीनियर सिटीजन है, 63 ईयर्स इनका एज है ना। तो 10,000 और ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 70,400। 10,000 क्यों? अरे बाबा 3 लाख रुपीज तक कोई टैक्स नहीं होता है, तो 3 to 5 लाख में 2 लाख बचेगा, और 2 लाख पर 5% हो गया 10,000। वो 10,000 प्लस 60,400, 70,400। एंड अब HEC ले लीजिए 4%। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 70,400 का 4%, 2,816 मिला देते हैं, 73,216। दिस इज योर इनकम टैक्स पेबल। बट इसको हम लोग को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, है ना। अंडर सेक्शन कौन सा, सेक्शन 288B, 73,220, है ना। इसको राउंड ऑफ कर दीजिए। बात समझ में आया। तो ये आपका क्वेश्चन बन करके तैयार है ना, टोटल इनकम का क्वेश्चन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हेड वाइज जाएंगे पहले, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, अच्छे से देख लेंगे, क्वेश्चन में मार्क भी करेंगे, टिक भी करेंगे जितना हो सके। फिर डिडक्शंस में जाएंगे, और फिर जाएंगे अपने किसमें, टैक्स लाइबिलिटी में। इस तरीके से हमारा प्रोसेस होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, नोट्स लिखेंगे। हम नहीं लिख रहे हैं बाय द वे नोट्स, बट क्या क्या चीज का नोट्स लिखना है वो सब चीज हम लोग अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। क्या क्या चीज का नोट लिखना एकदम कंपलसरी है। सबसे पहला आपको, अगर सैलरी हेड में जाएं तो सैलरी हेड में सबसे पहला नोट लिखना है कि आपने 60,000 को क्यों कंसिडर नहीं किया टैक्सेबल इनकम, है ना। तो आपको वो लिख देना है कि भाई मेडिकल ट्रीटमेंट का जो एक्सपेंसेस है इसका नोट लिखना है। क्या आपको बताना है कि भाई कोई भी कॉस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट पर अगर इनकर होता है एम्प्लॉय के ही हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में, क्लिनिक में, तो इन दैट केस वो सैलरी बोल करके कंसिडर नहीं होगा। दैट इज नॉट अ टैक्सेबल अमाउंट। तो वो चीज का नोट आपको वहां लिखना है, पहला ये नोट लिख देना है। उसके बाद फिर आपको लिखना है क्या, फिर आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है। अमाउंट इनकर्ड यहाँ पर है ना, कन्वेंस एक्सपेंसेस में 12,000 घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आने के लिए हुआ, ठीक है। तो वो कोई कंसिडर नहीं करना है, तो आपको बोलना है ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल, है ना। और एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट एट ऑल डिडक्टेबल, ठीक है। तो एक्सपेंसेस जो है नॉट डिडक्टेबल, इसको सेंटेंस में आपको लिखना है। क्लियर। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं, आपका क्या है, आइए, दैट इज, फिर हम लोग चलते हैं हाउस प्रॉपर्टी के लिए। हाउस प्रॉपर्टी के लिए, हाँ, हाउस प्रॉपर्टी के लिए पहला
दो नोट यहाँ पर देना होगा। क्या क्या नोट देना होगा? पहला नोट देना होगा आपको कि भाई आपका जो इंटरेस्ट है, दो तीन नोट देना होगा, है ना? तीन नोट देना होगा। क्या क्या नोट देना होगा? तीन नोट, आइए देखते हैं। हाउस प्रॉपर्टी में तीन नोट देना होगा। पहला देना होगा रेंट फॉर जनरेटर, जो है ये हाउस प्रॉपर्टी हेड का नहीं है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का है। क्यों? क्योंकि रेंट ऑफ बिल्डिंग एंड लैंड appurtenant thereto is taxable under the head income from house property, है ना? आपको ये बताना पड़ेगा। ठीक है, आपको पूरे सेंटेंस में लिखना होगा कि भाई रेंट ऑफ बिल्डिंग एंड लैंड अपॉर्टिनेंट देयरटू इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। रेंट रिसीव्ड फॉर जनरेटर एंड पावर बैकअप शुड बी कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। एक तो ये पॉइंट देना होगा इधर। दूसरा पॉइंट यहाँ पर इस हेड में देना पड़ेगा कि भाई आपका expenses is to be apportioned equally, है ना, between self occupied and let out। ठीक है, पोर्शन, ठीक है, इक्वली कर दिया, है ना? नो डिडक्शन, नो डिडक्शन फॉर सेल्फ occupied portion is allowed except interest, except interest। ठीक है। फिर क्या है? सिंस आपको ये बताना पड़ेगा इंटरेस्ट का कितना डिडक्शन मिलेगा। इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा 30,000। तो क्यों? क्योंकि सिंस बोरोड फंड इज यूटिलाइज्ड फॉर रिकंस्ट्रक्शन, है ना? इंटरेस्ट इज डिडक्टेबल, interest is deductible to the extent of rupees 30,000 only। ठीक है, ये भी लिखना पड़ेगा। फिर क्या लिखना पड़ेगा? म्युनिसिपल टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर। हम ऐसे ही लिख रहे हैं जल्दी जल्दी। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर बाय द एसएससी इज अलाउड। इधर डबल ही आएगा भाई, इज अलाउड, है ना? उधर जगह नहीं है एक्चुअली, वो रीड नहीं करेगा। इज अलाउड, है ना, irrespective of ईयर, ईयर ऑफ म्युनिसिपल टैक्स। किस साल का ये नहीं देखना है, जिस साल पे करेंगे उस साल आपको डिडक्शन मिलेगा। ठीक है ना? तो हम लोग उसका डिडक्शन ले लेंगे। तो ये सब लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये डिटेल्स हम लोगों ने दिया किसके लिए? ये सब हाउस प्रॉपर्टी के लिए हम लोगों ने दिया, और कुछ नहीं देना है हाउस प्रॉपर्टी के लिए। चलिए फिर क्या है? ये सब ठीक है, पावर फ्यूल ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है ना? हाँ, अब कैश पेड जो है उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, है ना? बिजनेस एंड प्रोफेशन में देना पड़ेगा। तो आपका एसेट, या फिर कौन सा एसेट था? इक्विपमेंट था ना?
क्लिनिक इक्विपमेंट, क्लिनिक इक्विपमेंट, ठीक है, क्लिनिक इक्विपमेंट परचेज्ड, clinic equipments purchased during the year is not added with the block of assets because the payment has been made in cash, ठीक है, ये बता दिया आप और काम हुआ आपका, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया ये। फिर आपको ट्यूशन फी के बारे में डिटेल लिखना है। ट्यूशन फी का डिटेल आप क्या लिखेंगे कि भाई ये जो ट्यूशन फी है ग्रैंड डॉटर के लिए पेमेंट हुआ है तो अलाउड नहीं है, ठीक है, तो फिर ट्यूशन फी पेड फॉर granddaughter is not allowable under section 80C, है ना, तो had that been for daughter or son that would have been allowable, but granddaughter के लिए है अलाउ नहीं होगा, आपको बस बता देना है, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते फिर बाकी ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो इतना कम से कम आपको नोट देना रहेगा। और भी कुछ ऐसे आपको लगता है तो दे सकते हैं, ऐसा लिखिए कि भाई एक्सप्लेन आराम से समझ में आ जाए कि भाई क्यों आपने ऐड किया, क्यों लेस किया, क्यों इग्नोर किया, क्लियर है, तो ये सब देना जरूरी है। बात समझ में आया? चलो, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, तो हम बहुत धीरे धीरे भाई पेज बार बार पलट पलट करके सॉल्व किए, इसलिए इतना ज़्यादा टाइम लगा, अदरवाइज आपको इतना टाइम इसमें नहीं लगना चाहिए। इज दिस क्लियर? तो एक क्वेश्चन हम लोग बनाए, ये बेसिकली हम लोग का था, है ना। अगर हम चाहें तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी बनाते हैं, है ना, दूसरा क्वेश्चन भी बनाते हैं। चलिए यहाँ पर फ्रॉम, आइए हम लोग मिल करके बनाते हैं एक और क्वेश्चन, है ना, और ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। क्या क्या नोट देना है क्या नहीं देना है ये आपको समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से, और क्या टफ है, टफ नहीं है बाबा, क्वेश्चन सिंपल रहता है, ठीक है। ऐसा थोड़ी मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन है, नवंबर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं था इसमें जो कॉम्प्लिकेटेड था, सिंपल था। इधर भी ये देखिए उसके बाद का है, मई 19 का क्वेश्चन है, ये भी कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। इसको डिस्कस करते हैं हम लोग, डिस्कस करके सॉल्व करते हैं। चलिए आइए, इसको नीचे गिराने दीजिए। From the following particulars of Sri Jagdish, age 59 years, senior citizen नहीं है, for the assessment year 2021, you are required to find out his taxable income and net tax liability. Basic salary 51,000 per month, dearness allowance 10,000 per month, part of salary for retirement benefit. Okay, dearness allowance is forming part of the salary for the purpose of retirement benefit. ठीक है, house rent allowance 4,000 per month and rent paid for house in Mumbai is rupees 7,000 per month. ठीक है, एग्जामेशन के लिए कंसिडर कर लेंगे, मुंबई में रहता है बंदा, मतलब 50% ऑफ सैलरी कंसिडर करेंगे। He owns a commercial building at New Delhi. Commercial building, he has commercial building, चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा, which is let out on 1/7/2019. फिर से ध्यान से 1/7/2019 for April, May and June, for 3 months it was not on rent, तो in that case आपका सिर्फ 9 months का कंसिडर करना है, ठीक है। 46,000 he paid municipal taxes of rupees 27,000 and 25,000 for the financial year 18-19 and 19-20 on 31/3/2020 and 24/2020 respectively. गच्चा देता है, बदमाश है ये लोग, क्या
कि भाई पे तो कब किया है, बी वेरी क्लियर ऑन दिस पॉइंट, पे तो कब किया है, एक का पेमेंट किया है रेस्पेक्टिवली बोला ना, तो फर्स्ट वाले से रिलेटेड है ये, है ना, कि भाई 18-19 का ये जो अमाउंट है 27,000, इट इज रिलेटिंग टू 18-19, इसका पेमेंट इसने किया है 31 मार्च 2020, मतलब ड्यूरिंग द ईयर। और रहा बात ये जो 25,000 है, ये रिलेटेड है किससे, ये रिलेटेड है 25,000 इज रिलेटेड टू 2021, और इसका पेमेंट इसने किया है 20 तारीख को, है ना। तो इसका मतलब ये जो अमाउंट है जो कि पेड होता है बाद में, इसका मतलब करंट ईयर में नहीं पेमेंट हुआ, इसका डिडक्शन इस साल नहीं मिलेगा। बिजनेस एंड प्रोफेशन होता मिल जाता, है ना, क्योंकि उसमें ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम है। लेकिन इसमें क्या है, हाउस प्रॉपर्टी हेड में डेट ऑफ पेमेंट है ना, इट शुड बी पेड बाय द एसएससी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। गॉट इट, इसीलिए यहां पर इसका डिडक्शन हम लोग को नहीं मिलेगा। चलिए, he deals in shares during financial year 1920. He earned rupees 1,70,000 from his share business and paid rupees 30,000 as securities transaction tax. तो ये business and profession head का है ना, इसमें securities transaction tax allowed है, आपको deduction मिल जाएगा। He paid rupees 4, he purchased 4,000 unlisted shares of Shyam Limited on 16/1/2008 for rupees 80,000. Company declared bonus in the ratio of 1:1 on 1st February 2008. Sri Jagdish sold 3,000 bonus shares on 28/12/2019 for rupees 2 lakh to his friend Mr. Mehul through recognized stock exchange. Cost inflation index for 7/8 129 and 19/20 289. खैर, सबसे पहला बोनस शेयर का कॉस्ट क्या होता है, उसने कौन सा शेयर बेचा है, उसने बोनस शेयर बेचा है, ध्यान से देखिए। श्री जगदीश सोल्ड 3,000 बोनस शेयर, तो इसने 3,000 बोनस शेयर बेचा है, ठीक है। तो बोनस शेयर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज निल, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर निल होगा तो फिर उसमें क्या चीज का इंडेक्सेशन होगा, द इंटायर अमाउंट शैल बी टैक्स्ड स्ट्रेट अवे, ठीक है। दूसरा बात है, ये अनलिस्टेड शेयर है, और अनलिस्टेड शेयर को में सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पेमेंट नहीं करते हम लोग, इसीलिए अनलिस्टेड शेयर में पूरा का पूरा टैक्स लगेगा। 2008 में 7/8 में खरीदा हुआ है, इसलिए लॉन्ग टर्म हो जाएगा, ठीक है। अनलिस्टेड शेयर है, 24 महीना देखना है, 24 महीना से ज्यादा है, लॉन्ग टर्म हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल होगा। अगर ये शेयर डीमैट फॉर्म में होता, ठीक है, तो फीफो कंसिडर करते हैं। अगर ये डीमैट फॉर्म में होता तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कंसिडर करते हैं, डीमैट फॉर्म में नहीं है तो जो बिका है उसको हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का 3,000 बोनस शेयर है, हम लोग उसका कॉस्ट निल लेंगे, पूरा का पूरा 2 लाख रुपया शैल बी टैक्सेबल, है ना। 1,000 बोनस शेयर फिर भी पड़ा रह जाएगा, और 4,000 जो परचेज किए थे वो भी एज इट इज पड़ा रह जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका कैपिटल गेन हेड का। He received dividend of rupees 13 lakh as dividend income from listed domestic company on which dividend distribution tax is paid. Okay, तो 10 लाख रुपया तक का डिविडेंड क्या है, टैक्सेबल नहीं है, 115 BBDA, है ना। वो बोलता है 10 लाख के ऊपर का अगर मिलेगा आपको, जिस पर एसटीटी भी पेमेंट हुआ है, तो फिर आपका वो डिविडेंड टैक्सेबल होगा। तो यहाँ 3 लाख रुपीस का डिविडेंड विल बी टैक्सेबल। चलिए, ठीक है। फिर क्या है, ऑन विच डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज पेड, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट डिपॉजिट्स विद आईडीबीआई बैंक इज रुपीज 15,000, वेरी गुड, तो दिस इज फुल्ली टैक्सेबल। हाँ, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 टीटी विल बी अवेलेबल टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 10,000, वो बाद में देखें। लॉटरी क्या है, लॉटरी विनिंग नेट ऑफ टीडीएस, अरे बाबा बदमाशी करता है, नेट अमाउंट इज 21,000, तो वी नीड टू ग्रॉस इट अप, है ना, करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। He paid the following amount out of his taxable income. Deposit in Public Provident Fund 2 लाख, पीपीएफ में 2 लाख रुपया डाला है, 1.5 लाख रुपया तक का डिडक्शन मिलेगा 80C में, है ना। फिर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर
Health of his wife 19,000 and health of dependent son 12,000. Both are eligible, है ना, बोथ आर क्वालिफाइंग अमाउंट. ठीक है, वाइफ तो डिपेंडेंट हो या ना हो, हाँ सन में डिपेंडेंट जरूरी है, डिपेंड है, तो उस केस में बेसिकली 12,000 और 19,000 दोनों, लेकिन 25,000 तक है. अरे बाबा, ये तो टोटल मिला के 31,000 पेमेंट हो गया, है कि नहीं. लेकिन 25,000 तक का डिडक्शन आपको मैक्सिमम 80D में अलाउड है. बात समझ में आया. चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाते हैं. एक एक हेड पिक करेंगे. पढ़ तो लिए पूरा का पूरा, ये तो सिंपल लग रहा है. एक एक पॉइंट में एक एक हेड दिया हुआ, और इससे इजी क्या होगा बताइए. ठीक है, तो एक एक उठाएंगे, सॉल्व करते हुए चलेंगे. आइए एक एक करके चलते हैं, देखते हैं. ये 2 बना रहे हैं. आइए तो कंप्यूटेशन ऑफ total income and tax liability of, कौन है बंदा, श्री जगदीश for 2021. For the assessment year 2020-21. ठीक है, चलिए 2 कॉलम तो रख ही लेंगे, है ना. अमाउंट इन रुपीस, अमाउंट इन रुपीस. सबसे पहला हेड है सैलरी. तो सैलरी हेड में आएगा बेसिक सैलरी. तो बंदे का बेसिक सैलरी क्या है, अभी सिर्फ सैलरी. और ये क्वेश्चन तो और इजी है भाई, पढ़ लिया हम लोग एक बार, समझ में आ रहा है कि एक एक हेड का एक एक इन्फो, एक एक में इंफॉर्मेशन है, तो टेंशन भी नहीं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलते हैं. बेसिक सैलरी 51,000 पर मंथ है, और डीएनएस अलावेंस है 10,000 पर मंथ. ठीक है, तो बेसिक सैलरी 51,000 इंटू 12 इंटू 12, 6,12,000. ठीक है, डीएनएस अलावेंस 10,000 इंटू 12, 1,20,000. दोनों भाई डीए फॉर्मिंग पार्ट हो या ना हो, बट टैक्सेबल तो होगा ही, ले लिए. फिर थर्ड इज हाउस रेंट अलाउंस, है ना. एक काम करते हैं, इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 1 बना लेते हैं हाउस रेंट अलाउंस के लिए, और जितना टैक्सेबल अमाउंट है वो निकाल करके इधर पुट कर देते हैं. ठीक है, तो बहुत सारा कैलकुलेशन है इसके लिए, इसीलिए हम लोग अलग पेज में जाकर के इसको कर लेते हैं. वर्किंग नोट नंबर 1. ये सब मैग्नेटिक इफेक्ट है, जिसके चलते थोड़ा लिखने में इस कॉर्नर में प्रॉब्लम होता है. खैर, तो कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल एचआरए. ठीक है, टैक्सेबल एचआरए कैसे निकलेगा वो देखते हैं. तो सबसे पहले क्या लेना है, एचआरए रिसीव्ड. कितना रुपए का एचआरए हम लोग को मिला, तो वी हैव रिसीव्ड एन एचआरए ऑफ 4,000 पर मंथ. ठीक है, मुंबई का है, 7,000 रुपया दे रहा है. ठीक है, तो एच आर ए रिसीव 4,000 इंटू 12, तो 48,000. ठीक है, उसके बाद फिर है आपका एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A लीस्ट ऑफ. क्या क्या था याद है, लीस्ट ऑफ. रिवाइज तो कर ही चुके हैं, तभी तो आप पढ़ रहे हैं. सबसे पहला था आपका एक्चुअल एचआर.
हाँ, बहुत सारा और डिटेल रहता है, एक्चुअल HRA फॉर द पीरियड फॉर विच द एकोमोडेशन वाज ऑक्यूपाइड बाय द एम्प्लॉय, ऐसा कहानी लिखा हुआ रहता है उधर, बट अपने इतना काफी है एक्चुअल HRA, ठीक है, क्योंकि वो सब चीज इधर रेलिवेंट नहीं है, दैट इज वाई टू लाइक कंसिडर दोज आइटम्स, है ना। तो एक्चुअल HRA इज 48,000, वी नीड टू कंसिडर लीस्ट ऑफ द 3 आइटम फर्स्ट। सेकेंड इज 50% of salary, and salary here means basic plus DAF plus commission G. Now commission is not there, we have only यही दोनों salary, it is 61,000. Oh, we have already calculated even here, है ना। तो अगर हम बात करें तो we have two things, तो 6 एक 7 लाख 32,000, 7,32,000 रुपीज इधर आ गया, है ना। तो ले लीजिए 7,32,000 का 50%, तो 7,32,000 का 50%, 3,66,000। एंड थर्ड लेना है रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, एंड सैलरी है मीन्स बेसिक प्लस DAF प्लस कमीशन G सेम। तो रेंट पे इन्होंने 7,000 किया है इंटू 12 लेस 10% ऑफ 7,32,000, रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, सिंपल। तो 10% तो 73,200 आ रहा है और इधर ये 84,000 आ रहा है ना। तो 84,000 माइनस 73,200, 10,800, ठीक है ना। एक्चुअल HRA रिसीव्ड 50% ऑफ सैलरी, 50 और 40% भी होता है मुंबई में, इसलिए 50% ऑफ सैलरी। एंड थर्ड इज रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। What is the least amount? 10,800 deducted, this much is exempt. Now out of 48,000 this much is exempt, so 37,200 is taxable HRA, taxable HRA, क्लियर है। तो चलिए हम लोगों का यहाँ पर टैक्सेबल HRA आ गया 37,200, समझ गए। तो ये 3 आइटम्स हम लोगों ने यहाँ पर कंसिडर किया। अगर हम देखें तो और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है रिलेटिंग टू सैलरी हेड, ठीक है। तो इन दैट केस हम लोगों का सैलरी हेड मेरे ख्याल से कंप्लीट हो रहा है, तो वहां पर हम लोग अब स्टैंडर्ड डिडक्शन कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। और कोई आइटम तो है नहीं, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कंसिडर कर लेते हैं 50,000 रुपीज का, है ना। और कुछ सैलरी का इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। आइए तो इसको टोटल कर लेते हैं, कितना हो गया। ये तो 7,32,000 प्लस दिस 7,69,200, ये कहलाएगा आपका ग्रॉस सैलरी। और इसमें आप देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a), जो कि कितने रुपए का है, 50,000 का। आपका आ जाएगा 7,19,200, दिस इज नेट सैलरी, एक हेड पूरा, क्लियर है। एक अब हम लोग चलते हैं क्या करने, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने, ठीक है। तो आइए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंसिडर करते हैं, क्योंकि यहां पर है ना पॉइंट नंबर 2, ही ओन्स अ कमर्शियल बिल्डिंग, है ना, at New Delhi, which is let out on 1/7/2019 at a monthly rent of rupees 46,000. तो 46,000 इंटू 9 करेंगे 4,14,000। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद है ही पेड म्यूनसिपल टैक्स ऑफ रुपीज 27,000 एंड 25,000। भाई एक इस साल पेमेंट हुआ है, एक अगले साल हुआ है, तो सिर्फ 27,000 कंसिडर करेंगे, 25 नहीं कंसिडर करेंगे। उसके बाद तो और कुछ है नहीं, तो चलिए जल्दी से इसको कर लेते हैं। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सबसे पहले लेते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इट इज
14,000. This is 46,000 into 9, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करेंगे, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो हमने सिर्फ 27,000 पे किया है, बाकी का तो अप्रैल में पे किया है, इसलिए उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो अब नैव हो जाएगा 3,87,000, है ना। फिर आपका क्या हो जाएगा, फिर आपको मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, है ना, अंडर सेक्शन 24A कितना 30% ऑफ नैव, नेट एनुअल वैल्यू का 30%। ये है आपका 1,16,100, ये डिडक्शन आपको मिल गया। 3,87,000 का 30%। अब आपका इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल तो है ही नहीं इस क्वेश्चन में, बस हो गया, माइनस करके निकाल लीजिए कितना आ रहा है, देखिए दिस इज 2,70,900, है ना। हम लोगों का 2,70,900 आ रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये भी हेड कंप्लीट। अब चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट हेड की तरफ। आइए नेक्स्ट हेड, दैट इज आओ बाबा। He deals in shares. During the financial year 1920, he earned 1,70,000 from his share business and paid rupees 30,000 as securities transaction tax. तो सीधे प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन इधर ले लेते हैं। चलिए HCPGBP, बहुत कुछ है ही नहीं, एक ही लाइन में तो है, ठीक है। टोटल रेवेन्यू कितने रुपए का, 1,70,000। STT नहीं बाबा, STT सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स ₹30,000। तो आपका 1,40,000 रुपीज का प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन हो जाए। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट हेड डी। नेक्स्ट हेड इज डी। डी में कौन सा हेड है, आइए देखते हैं। पॉइंट नंबर 4, ही परचेज 4,000 अनलिस्टेड शेयर्स। ठीक है, ये तो समझे थे हम लोग, एक बार जल्दी से फिर से पढ़ लेते हैं। अनलिस्टेड शेयर वो नहीं बेचा है। कंपनी डिक्लेयर्ड बोनस इन द रेशियो ऑफ 1:1 ऑन 1 फरवरी 2008। ठीक है, तो उसके खरीदने के थोड़े दिन बाद ही बोनस शेयर मिला, जिसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कुछ नहीं होता है। फिर जगदीश सोल्ड 3,000 बोनस शेयर ऑन 28/12/2019। ठीक है, देखिए हम क्या किए हैं, ये सब में चेंज लेकर के आ गए, डेट ये सब चेंज कर दिए। ये सब आपके एक्चुअल क्वेश्चन में डेट पिछले साल के हिसाब से था, अभी हम लोग इस असेसमेंट ईयर 2021 के हिसाब से इसको कर दिए। तो क्या हुआ यहाँ पर, उसने बेच दिया ड्यूरिंग द ईयर इसको 2 लाख रुपए में, तो ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड हो जाएगा। और क्योंकि ये अनरिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक एक्सचेंज में अनरिकॉग्नाइज्ड है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, इसलिए इस पे एसटीटी पे नहीं हुआ होगा। एसटीटी पे नहीं हुआ है तो ये टैक्सेबल है पूरा का पूरा, इसके ऊपर सेक्शन 112 ए एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा टैक्सेबल है। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं फुल वैल्यू, कैपिटल गेन हेड में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड, दैट इज सेल ऑफ बोनस शेयर्स, दैट इज ₹2 लाख। आप बोलते हैं कि बोनस शेयर बेचा है, ओरिजिनल शेयर भी तो बेच सकता था। हाँ बेच सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बोलता तो वही करते। देखिए अगर शेयर फिजिकल रहेगा ना, आपके हाथ में रहेगा, तो आप जो जो शेयर बेचे हैं वही कंसिडर करेंगे। और शेयर अगर फिजिकल नहीं है, डीमैट फॉर्म में है,
तो हमेशा हम फीफो कंसिडर करेंगे, है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। खैर ये डीमैट फॉर्म में नहीं है, इसलिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसका नील, इसलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक ही है, इज ₹2 लाख। हो गया, ये हेड भी पूरा हो गया। चलिए आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 4 भी कंप्लीट। आपको हाँ कहानी नीचे लिखना पड़ेगा पॉइंट बना करके नोट। He received dividend of ₹13 lakh as dividend income from listed company on which dividend distribution tax is paid। तो 13 लाख में 10 लाख तो खत्म हो गया, और इंटरेस्ट है, ये डिविडेंड भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गया, है ना, और आपका आईडीबीआई का इंटरेस्ट भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और विनिंग फ्रॉम लॉटरी भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, ये तीनों का तीनों हम लोग किधर ले लें, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्लियर है ना। चलिए चलते हैं आपका आईएफओएस में, यहाँ 10 लाख रुपया हम लोग उसमें माइनस कर दें। तो आइए डी के बाद ई में चलते हैं, आईएफओएस। ठीक है, डिविडेंड इनकम 13 लाख। ठीक है, not taxable under section 115 BBDA 10 लाख। ठीक है, तो टैक्सेबल सिर्फ कितने का होगा डिविडेंड, 3 लाख का। उसके बाद में फिर आपका कौन सा इनकम था डिविडेंड के बाद, इंटरेस्ट सेविंग बैंक। चलिए, और लॉटरी, तो इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक 15,000 पूरा टैक्सेबल, है ना, और विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी मिला है 21,000। ठीक है, तो इसको तो ग्रॉसअप करना होगा, तो 1 माइनस टी से, टैक्स रेट होता है 30%, है ना, टीडीएस। तो 1 माइनस टी से आप क्या कीजिए, इसको डिवाइड करके ग्रॉसअप कर लीजिए। तो 70% अगर 21,000 है, तो 70% अगर 21,000 है, तो 100% 30,000 होगा, है ना। तो 30,000 आपका लॉटरी इनकम है, विच इज फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, तो आप ले लीजिए 3,45,000। कुछ एक्सपेंसेस जैसा और या और कोई आइटम तो नहीं है ना भाई, ये रिसीव डिविडेंड हो गया, पब्लिक नहीं है। चलिए, तो 3,45,000, है ना, ये भी कंसिडर हम लोग कर लिए, 3,45,000 हो गया। अब चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं, हम लोग इसका ग्रॉस टोटल इनकम ले लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ बना ले रहे हैं इसको। अब बोलेंगे अरे वर्किंग नोट पहले आ गया, नहीं, हम लोगों को पहले ही क्या करना था, उतना जगह छोड़ना रहेगा जितना जगह में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो आपको लगता है एक पेज लगेगा तो 2 पेज छोड़ दीजिए, है ना। चलिए अब लेते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। चलिए आइए हम लोग मिल करके जल्दी से इसका टोटल करते हैं। टोटल अगर करें कितना हो रहा है, ग्रॉस टोटल इनकम ऐड करते हैं, जल्दी जल्दी आइए। 7,19,200 प्लस 2,70,900 प्लस 1,40,000 प्लस 2,00,000 प्लस 3,45,000, तो 16,75,100, 16,75,100। ठीक है, अब हम लोग लेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन, एक एक करके चलते हैं। मेरे ख्याल से 80C था, 80C पीपीएफ, पीपीएफ कंट्रीब्यूशन ₹2,00,000, मैक्सिमम डिडक्शन
रुपीज 1,50,000, है ना। कहां से इससे ज्यादा होगा, सिर्फ 1,50,000 का ही डिडक्शन हम लोग को मिलेगा। हो गया, पीपीएफ हो गया। उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम वाइफ के लिए दिया, डिपेंडेंट सन के लिए दिया, ये दोनों ही क्वालिफाई कर रहा है। 19 + 12 दोनों ही 31,000, बट डिडक्टेबल होगा 80D में कितना, सिर्फ 25,000। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम 19,000 + 12,000, maximum deductible 25,000, 25,000 ही हम लोगों का डिडक्टेबल। मेरे ख्याल से और कुछ नहीं है। क्या कुछ, हाँ है, कैसे नहीं है। 80TT नहीं है भाई, इधर ही तो सामने दिख, नहीं इधर नहीं दिख रहा है, ठीक है। आपको पता है, ध्यान है, 80TT में अपने को जो इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट है उन सब का मिलता है आपको 80TT में 10,000 रुपए तक का डिडक्शन, ठीक है। तो ले लीजिए भाई, आप 10,000 तक का तो डिडक्शन ले सकते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80TT, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट ₹10,000, और कुछ नहीं है भाई, है ना। ये क्वेश्चन में बहुत कॉम्प्लिकेशन तो था ही नहीं, सीधे सीधे बना लिए। 75,100 माइनस हम लोग 1,85,000 कर लेते हैं। जल्दी से देखिए कितना रुपया आया, 4,90,100, ठीक है। ये हो गया आपका नेट इनकम, है ना। सब कुछ तो एकदम अच्छे से सजा करके दिया हुआ है, हम लोग आराम से निकाल लिए। नेट इनकम इज 4,90,100। अब इस पर इनकम टैक्स निकाल लेते हैं, चलिए। इनकम टैक्स ऑन नेट इनकम या टोटल इनकम, है ना। इधर इसको टोटल इनकम लिख देते हैं, क्योंकि उधर वही लिखे ना, टोटल। नेट इनकम लिखे, टैक्सेबल इनकम लिखे, सब सेम, बट जो लिखे यूनिफॉर्म। तो टोटल इनकम, तो इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम, जल्दी से बताइए कितना। अरे 14 लाख होना चाहिए ना, 4 लाख क्यों लिखे, 14 लाख है ना, हाँ। 14,90,100, जल्दी से बताइए तो टैक्स लाइबिलिटी कितना होगा। ये सीनियर सिटीजन नहीं है, 59 ईयर्स का एज है इनका, ठीक है। तो 4,90,000 पर 30%, 1,47,030 और 1,12,500 तो होगा ही होगा। दिस इज 2 लाख, कितना रुपया, 2,59,530। आप बोलेंगे बेवकूफ, है ना, ऐसे थोड़ी निकलेगा। टोटल इनकम को डिवाइड करना पड़ेगा, इसमें अलग अलग तरह का इनकम है। कोई में फ्लैट 30% का टैक्स लग रहा है ना, कोई में फ्लैट 10% का टैक्स लग रहा है। तो ऐसे थोड़ी होगा, आपको ध्यान से निकालना पड़ेगा कि किसमें कितना रुपया का टैक्स लगेगा। तो आइए हम लोग एक एक करके ध्यान से देखते हैं और उसके हिसाब से चलेंगे। देखिए सैलरी जो है 7,19,200 सब्जेक्ट टू डिडक्शन एंड ऑल, ये इस पर क्या होता है, इस पर फ्लैट रेट नहीं है, इस पर आपका स्लैब रेट है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में भी स्लैब रेट है, पीजीबीपी में भी स्लैब रेट आएगा, ठीक है। कैपिटल गेन ये जो है, इस कैपिटल गेन पर फ्लैट रेट आएगा, है ना। तो एक इस 2 लाख पर फ्लैट रेट आएगा, ठीक है। डिविडेंड इनकम इस पर भी, और साथ ही साथ विलिंग फ्रॉम लॉटरी, ये 3 इनकम जो है इसको पहले हम लोग क्या करें, अलग अलग करें और इस पर फ्लैट रेट कंसिडर करें। तो चलिए सबसे पहले कैपिटल गेन पर, ठीक है। अगर ये इस पर एसटीटी पेमेंट हुआ रहता तो इस पर 112 आपका ए एप्लीकेबल होता, तो उसमें तो लाख रुपया से ऊपर होता तो 10% है। इस पर लेकिन एसटीटी पे नहीं हुआ है, इसीलिए इस पर 20% का टैक्स लगेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 लाख है,
इसका 20%, इट इज 40,000। ठीक है, चलो एक आइटम पर आया कितना रुपया, 40,000। फिर आपका ऑन डिविडेंड इनकम 10% ऑन 3 लाख। 115 BBDA में कितना रेट है, 10%। तो ये तो 112 में था, ये 115 BBDA में 30,000 हो गया। थर्ड था आपका लॉटरी इनकम। तो पहले जो फ्लैट रेट्स है उन सबको कंसिडर कर रहे हैं। लॉटरी इनकम ये 30% है, 30% ऑन 30,000। तो जो है उस पर लेते जा रहे हैं 9,000। ठीक है, तो आपने 2 लाख पर टैक्स लगा दिया, आपने 3 लाख पर टैक्स लगा दिया और 30,000 पर टैक्स लगा दिया। कुल मिलाकर के आपने 5,30,000 पर टैक्स लगा दिया। तो आउट ऑफ 14,90,100 आपने 5,30,000 पर ये तीनों पर टैक्स लगा दिया। तो रिमेनिंग अमाउंट इज 9,60,100। जल्दी से निकाल करके बताइए उसमें टैक्स कितना होगा। हो गया। तो आपका जो बचा हुआ अमाउंट है 9,60,100, उसमें 5 लाख तक तो छोड़िए, उसके ऊपर है 4,60,100, उस पर निकालेंगे, प्लस उसमें 12,500 ऐड कर देंगे। तो ऑन अदर इनकम कितना, 1,04,520। ठीक है, और अदर इनकम 4,520 प्लस कर देते हैं 40, 30, 70 और 9, 79,000। तो ये हो गया 1,83,520। अब इसमें आप क्या ले लीजिए, HEC लगा दीजिए एट द रेट ऑफ 4%। इसका 4% 7,341। ठीक है, ऐड कर दीजिए, ये है 1,90,861। ओके ओके बाबा, गुस्सा मत हो, कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। आप तो गुस्सा हो जाते हैं। नाराज हो गया हमारा सॉफ्टवेयर। ठीक है भाई, थोड़ा सा इधर करके लिखते हैं हम। ठीक है, दिस इज कितना था भाई, 1,90,800, 1,90,861। This is income, total income tax payable। क्या आपने, अच्छा अंडरलाइन क्यों किया, क्या आपने कोई टैक्स पेमेंट किया है अभी तक? हाँ, टीडीएस हुआ है ना, एडवांस टैक्स नहीं है बट टीडीएस तो है कि नहीं? टीडीएस तो है, कितने रुपए का टीडीएस है भाई? हम लोगों का इनकम था 30,000 का, लॉटरी इनकम सामने तो दिख रहा है, इस पर 30% का टीडीएस हुआ था, तभी ना आपको 21,000 मिला था। उधर देखिए आप ध्यान से। ठीक है, इधर आपको मिला था 21,000, है ना, वो नेट ऑफ टीडीएस था, बट इनकम है 30,000, तो 9,000 आपने ऑलरेडी पे कर दिया ना। आपने कितना पे कर दिया, आपने ऑलरेडी आपका टीडीएस के रूप में 9,000 पे कर दिया है। तो उस केस में क्या होगा, आप, मेरे को इधर जगह नहीं है तो हम यहाँ लिख रहे हैं टोटल इनकम टैक्स पेबल। फिर से एक बार लिख दे रहे हैं 1,90,861। इसमें से टीडीएस जो हमारा हो चुका है वो 9,000 का हो चुका है, और कहीं पर भी टीडीएस का डिटेल नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं? और कहीं पर भी टीडीएस का डिटेल नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर से टीडीएस 9,000 लेस कर देते हैं। तो ये होगा 1,81,861। दिस इज नेट इनकम
टैक्स पेबल, और इसको आप राउंड ऑफ कर दीजिए अंडर सेक्शन 288 बी 181,860। ये भाई आपको पेमेंट करना है अब बचा कुचा टैक्स। बोलिए समझ में आया? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। गॉट इट? हाँ, इसमें नोट लिखना पड़ेगा, जो जो चीज का हम लोगों को जरूरत है उन सब चीजों का हम लोग को नोट देना ही पड़ेगा। ठीक है, एक तो वर्किंग नोट हम लोग दे दिए। ठीक है, उसके बाद में आपको म्यूनिसिपल टैक्स के लिए नोट देना पड़ेगा। यू हैव नॉट अलाउड म्यूनिसिपल टैक्स थोड़ा सा, बिकॉज दैट हैज नॉट बीन पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो आपको उसका डिडक्शन 25,000 का अगले साल मिलेगा, उसका नोट देना पड़ेगा। उसके बाद में फिर आपको पीजीबीपी में ऐसा कुछ नोट नहीं देना होगा, लेकिन हाँ कैपिटल गेन हेड में नोट देना होगा। आपको बताना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस शेयर इज निल एक बार, और दूसरा कि भाई सिंस this is not a share on which securities transaction tax is paid, that is why it is fully taxable, है ना। उसके बाद फिर डिविडेंड इनकम के बारे में भी बताना पड़ेगा आपको, है ना, कि भाई क्या है, कितना कैसे करके टैक्सेबल होता है थोड़ा सा। ठीक है, और तो कुछ वैसा है नहीं इसमें, बस इतना ही का डिटेल दे दीजिएगा, है ना, आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो समझ में आ रहा है? तो आप तोड़ तोड़ करके बनाइए और आप पाएंगे कि नहीं है, उतना टफ क्वेश्चन नहीं है। समझ रहे हैं, उतना टफ क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो एक्चुअली आपका 2018 का है, मई 2018 का। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद अच्छे से बिना देखे सॉल्व कीजिए। देखिए इनकम टैक्स का प्रॉब्लम यही होता है कि भाई जब कोई सॉल्व और कर देना आपको तो बहुत इजी लगता है, खुद से बनाने बैठते हैं तो इतना कंफ्यूज होता है कि पूछिए मत। वो इसलिए होते हैं क्योंकि आप बिना देखे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करते। समझ रहे हैं, एकदम बिना देखे हमेशा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, देखिए कितना मजा आएगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। अदरवाइज कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, लगेगा समझ में आ गया बट बनता नहीं है एग्जाम में। बट आप बिना देखे सॉल्व कीजिए, आपका बनेगा एग्जाम में। और ये क्वेश्चन का भी आंसर आपको बनाइए पहले, और बना करके साइट से चेक कर लीजिए। इंस्टीट्यूट के साइट में आपको आराम से इस पर्टिकुलर टर्म का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। ठीक है, सजेस्टेड आंसर से आप चेक कर लीजिए, कोई डाउट हो तो डेफिनेटली हमसे पूछिए। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप आराम से इसको ट्राई कीजिए, तो मेरे ख्याल से अब बनना चाहिए। तो बस इतना ही क्वेश्चन बनाना है क्या हम लोग को टोटल इनकम के लिए, एग्जाम पर्पसेस के लिए? नहीं, इसके अलावा आप जाइए, इंस्टीट्यूट का पूरा एक चैप्टर है टोटल इनकम बोल करके, उस चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। उससे आपको दो फायदा होने वाला है, आपको बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन का गाइडलाइन मिलेगा उस चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो, और साथ ही साथ इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है सॉल्व करेंगे तो इधर ताकत आएगा, दिल तो इधर होता है ना। ठीक है, इधर थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। इज दिस क्लियर? तो चलिए इंजॉय कीजिए, इसको भी बनाइए, और साथ ही साथ जाकर के इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल में जो क्वेश्चन है टोटल इनकम का उसको सॉल्व कीजिए, है ना, और इंजॉय कीजिए इनकम टैक्स। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।